हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। ग्रेड मैथमेटिक्स मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12th अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। और कंपनी अकाउंट्स में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है डियर, तो देखिए मेरे पास एक बुक है टी.एस. अग्रवाल की, जो सीबीएसई पैटर्न में चलती है, सीबीएसई में चलता है ये टी.एस. अग्रवाल, और एडिशन मेरे पास 2020 एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं सारे, बस क्वेश्चन थोड़े बहुत कम कर देते हैं या थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं, यही होता है। एडिशन से कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। ठीक है डियर, तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। यानी कि ये हमारे 12th क्लास में हमारी अकाउंट की 3 बुकें हैं, और 3 बुकें में से फर्स्ट जो है वो हमारा पार्टनरशिप है, और ये आज हम पढ़ने वाले सेकंड वैल्यूम जो अकाउंटिंग फॉर कंपनी के बारे में बात करेंगे। और एक हमारा जो थर्ड है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग फॉर कंपनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे डियर? अकाउंटिंग फॉर कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी में। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा आप समझिए डियर। ये मेरे चैनल का नाम है ग्रेड मैथमेटिक्स। यूट्यूब पर मेरे चैनल का जो नाम है वो है ग्रेड मैथमेटिक्स। आपको यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 के अकाउंट्स के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, और साथ में आप उसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके डियर, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th कंपनी अकाउंट्स के बारे में, और चैप्टर नंबर ये मेरा 8 है। और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स। क्या है डियर? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स। ये क्लास हमारी फर्स्ट है। आपको क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, ऐसे मतलब हर चैप्टर क्लास वाइज मिलेगा। आज हमारी जो हम स्टार्ट करने वाले वो हमारा क्लास फर्स्ट है, इसके बाद आपको क्लास सेकेंड में बताऊँगा, फिर क्लास थर्ड में, मतलब पूरे पूरे चैप्टर को क्लास वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है डियर, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर में। तो चैप्टर में सबसे पहले बात आती है कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या होता है डियर? देखिए, कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी क्या होती है? अ कंपनी अ कंपनी और a joint stock company is an entity established by the process of law फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात अगर मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो होती है, चाहे वो एक कंपनी हो या जो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, ये किसके देख रेख में चलता है डियर? ये प्रोसेस ऑफ लॉ, एक लॉ होता है, कानूनी तौर पे ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, अगर बात करें कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, तो जो कंपनी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है आपको, ये देखिए, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं अगर बात कहूँ कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स member. It has a share capital divided into share, यानी शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं शेयर्स में, और द ओनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर और शेयर होल्डर। जो ओनर्स होते हैं उसको या मेंबर्स कह लो कंपनी के, या शेयर होल्डर्स कह लो, बात वही होती है। ठीक है डियर, चलिए अब बात, जब हमने शेयर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा है कि भाई यहाँ पे शेयर्स है, शेयर कैपिटल को हमने डिवाइडेड किया है शेयर में, तो ये शेयर क्या होते हैं? सबसे पहले हम शेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शेयर क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज। एक चीज़ और याद रखिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती है डियर, ये मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि अटेंशन प्लीज में याद रखिएगा। देखिए, अगर insolvency or death of members has no effect on the life of the company, अगर इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन। ठीक है ना, अगर कंपनी दिवालियापन हो जाती है, ठीक है ना, और या तो मेंबर्स के डेथ, अगर मेंबर मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है डियर। बात समझ रहे हो ना आप? कंपनी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी जब तक कि कंपनी को लॉ के थ्रू बंद न करा दिया जाए।
ठीक है। कंपनी में चाहे कोई रहे ना रहे, अगर एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई ना डियर, तो वो कंपनी को जब तक कानूनी तौर पे उसे बंद नहीं कराया जाएगा तो वो कंपनी चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? वो कंपनी क्या होगी, चलती ही रहेगी, कंपनी बंद कभी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बात समझ गए? तो अब बात जो कर रहे थे शेयर्स के बारे में, तो देखो कंपनी होती क्या, जैसे देखिए क्या होता है कि कंपनी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए यहाँ पे अभी लो के बारे में मैंने आपको लो के बारे में आपको बताया, तो लो के बारे में भी मैंने बताया। तो लो क्या है ना डियर, अगर आप जब आप बीकॉम में जाओगे या फर्स्ट ईयर में जब पढ़ोगे, तो वहाँ पे लो एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लो एक पूरा सब्जेक्ट ही होगा, यानी कि जिसे बिजनेस लो कहते हैं या मैनेजमेंट लो भी बोला जाता है। और उसके अगली क्लासेस में जब जाओगे, अगले मतलब सेमेस्टर में जाओगे, तो आप वहाँ पे मतलब कंपनी लो के बारे में भी पढ़ोगे। यानी कि ये सब तो चलता रहेगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको मतलब लो के बारे में पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अभी जो बात हमने करी है कंपनी के बारे में और कंपनी में शेयर के बारे में बात करी, तो शेयर, ठीक है डियर, यहाँ पे शेयर, शेयर होता क्या है, तो सबसे पहले शेयर के बारे में समझ लेते हैं कि शेयर होता क्या है। सपोज मान लो कि मैं एक कंपनी चालू करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं एक कंपनी चालू करना चाहता हूँ, और कंपनी चालू करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास एक चीज़ है। वो चीज़ क्या है, सपोज मान लो, मैंने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले रखा है। मेरे पास सपोज मान लीजिए यहाँ पे कि एक पीस ऑफ लैंड है। क्या है डियर? पीस ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा है। ये देखिए, ये जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है। और इस जमीन के टुकड़े से मैं क्या करूँगा, पैसे कैसे ले लूँ, लोगों से कैसे पैसा ले लूँ। और मुझे कंपनी चालू करना है, और मैंने कहा कि मुझे कंपनी चालू करना है, तो मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। देखिए मुझे कंपनी चाहिए, चालू करनी है, तो कंपनी के लिए मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया डियर, मैंने लोगों से पैसा लेने के लिए क्या किया, पहले तो मैंने ये 10 लाख जो है इसको जो मैं पैसे जो ज़रूरत है, इसको मैं पहले तो कानूनी तौर पे क्या कराऊंगा, पास कराऊंगा कि भाई मुझे एक कंपनी चालू करना है। लॉ के पास जाऊंगा, कहूंगा भाई मुझे एक कंपनी चालू करना है, मुझे इतने की पैसे की ज़रूरत है, मुझे ऑथराइज कर दीजिए आप। तो भाई जो लो होगा आपको कहेगा ठीक है जी मैं तो ऑथराइज कर देता, लेकिन उसके लिए भी मुझे तो कुछ चाहिए, मैं किस बेस पे आपको ऑथराइज कर दूं कि आप लोगों से पैसे ले लो। तो मैंने कहा जी मेरे पास ये देखिए, मेरे पास ये प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट की कीमत इतना है। तो ठीक है जी, अगर आपके प्लॉट की कीमत इतना है तो ठीक है, मैं ऑथराइज कर देता हूँ, आप कर लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई मुझे मुझे मतलब बिजली बनाने का काम, बिजली बनाना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, और मैं कंपनी चालू करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो मैं लोगों से पैसे लूँगा और उनको अपने मतलब कंपनी में शेयर शेयर मतलब आई मीन हिस्सेदारी दूंगा। तो लो ने कहा ठीक है, ऑथराइज कर दिया लो ने 10 लाख। अब 10 लाख से 10 लाख जो है लो ने ऑथराइज कर दिया हमारे कैपिटल को। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ज़मीन का टुकड़ा पड़ा था ना डियर, इसको मैंने क्या किया, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब कितने पार्ट होंगे, यानी सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, इनको टुकड़ों में बांटने के बाद मैंने कहा कि एक शेयर की कीमत मैंने 100 रख ली। क्या रख ली? एक शेयर की कीमत मैंने 100 रुपीज़ रखी। देखिए यहाँ पे एक शेयर की कीमत मैंने 100 रुपये रखी है। तो मुझे 10 लाख की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, ये टोटल कितने शेयर हो सकते हैं भाई, तो 10 लाख से अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल जो हो जाएगा ये ज़मीन का टुकड़ा, वो 10,000 शेयर में बढ़ जाएगा। यानी कि 10,000 शेयर एट द रेट ₹100, यानी कि एक शेयर 100 का, तो 10,000 शेयर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा डियर, तो ये हमारा 10 लाख रुपये हमारे पास आ जाएंगे। बात समझ में आया? चलिए इसको आगे और बढ़िया से समझते हैं। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे डियर, देखिए यहाँ पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले शेयर के बारे में। तो ये जो डियर मेरे पास जो शेयर दिख रहा है ना, शेयर, तो शेयर कैसे, अभी मैंने क्या कहा था कि भाई मुझे कंपनी चालू करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा जीएम प्राइवेट लिमिटेड। क्या रखा, मतलब ऑथराइज करा लिया भाई जीएम प्राइवेट लिमिटेड। 10 लाख की ज़रूरत थी, 10 लाख की ज़रूरत थी। और मेरे पास जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे रखा था वो 100 रुपीज़ दे रखा था, जो फेस वैल्यू शेयर था वो 100 रुपये दे रखा था। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे होंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे डियर, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 10 लाख को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास शेयर आ गए, नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गए। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए डियर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर थे वो हमारे पास आ गए 10,000। कितने आ गए? 10,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं 10,000। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि शेयर, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाएगा।
बात समझ में आई? चलिए, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अब जीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर है एट द रेट ₹100 ईच, यानी कि हर एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ है। कितनी है? 100 रुपीज़ है। बात समझ में आया? चलिए, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे हम फेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू क्या होती है डियर? देखिए, फेस वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ कि भाई जीएम प्राइवेट लिमिटेड के पास टोटल 10,000 शेयर थे एट द रेट 100 रुपीज़, तो ये जो 100 रुपीज़ है ना डियर, यही इसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी डियर? फेस वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं जरा हम। देखिए, और यहाँ पे फेस वैल्यू के साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि शेयर का जो मार्केट प्राइस वैल्यू है वो क्या होती है? तो इसके कहने का मतलब ये होता है डियर, इट इज करेंट प्राइस ऑफ शेयर इन मार्केट एट विच शेयर आर परचेज्ड एंड सोल्ड। कहने का मतलब है कि जो मार्केट प्राइस होता है वो करेंट प्राइस ऑफ शेयर होता है। क्या होता है? करेंट प्राइस ऑफ शेयर होता है। और करेंट प्राइस ऑफ शेयर का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो करंट पे जो शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है उसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। तो इसको मैं और अच्छे से आपको यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लिया सपोज मैंने। देखिए, मैंने कहा भाई कि 10,000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज, तो ये मेरा तो फेस वैल्यू था, ये तो मैंने पीछे आपको बता ही दिया था। अब अगर यही शेयर 10,000 शेयर एट द रेट 170 इच, यानी कि अब एक शेयर की कीमत बढ़कर 170 रुपये हो गई, यानी फेस वैल्यू तो 100 चली रही थी, अब उस शेयर की कीमत यानी एक शेयर की कीमत बढ़कर 170 रुपया हो गया। तो ये जो 170 रुपया अभी चल रहा है ना प्रेजेंट में, मार्केट प्राइस चल रहा है। क्या चल रहा है? मार्केट प्राइस। तो अब आप कहोगे डियर कि सर अभी भी शेयर समझ में नहीं आया। तो देखो, शेयर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने आपने सुना होगा यहाँ पे एनएससी, बीएससी, एनएसई और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी के बारे में सुना होगा। यानी ये जो क्या होता है कि भाई शेयर को खरीदना बेचना होता है ना स्टॉक स्टॉक चेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? शेयर को हम खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी कंपनी आप देखते हो स्टॉक चेंज। अब आप एक तो मैं आपको बता दूं, जब आप बिजनेस पढ़ोगे, बिजनेस स्टडी मतलब बिजनेस के बारे में पढ़ोगे ना, एक आपके पास बिजनेस स्टडी है, आपकी चैप्टर बिजनेस स्टडी का आपको एक बुक है 12th क्लास में, उसमें जब पढ़ोगे आप तो उसमें भी आपके शेयर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है डियर? तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि भाई एनएससी, एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम शेयर को क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ होता है कि ये देखो, जो सपोज मान लो कि मैंने भाई कोई चीज़, सपोज मान लो ये पेन है मेरे पास, मैंने 10 रुपये की पेन खरीद के लाया, तो क्या मैं 10 रुपये में बेच दूंगा? नहीं ना, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू तो 10 रुपये है। लेकिन अगर मैं इसको 12 रुपये में बेचूँ तो जो 12 रुपये है डियर, वो मेरा क्या है? वो मेरा मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट। जो जिस पे मैं बेचूंगा ना, जिस कीमत पे मैं बेचूंगा वो मेरा मार्केट प्राइस होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अभी बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है? देखिए, प्रॉफिट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो डियर अगर हम कभी भी किसी चीज़ से अगर प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं? सारे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कभी। ठीक है ना? सारे प्रॉफिट को हम कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाया एक बिजनेस से। एक बिजनेस से यानी एक कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट कमाया, तो वे 20,000 पूरा ये क्या करेगा? शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा डियर। यहाँ पे जो दे रखा है ना, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले इस प्रॉफिट का ना कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट के टैक्सेस को पे कर देगा, कुछ हिस्सा वो रिजर्व में रख लेगा इन फ्यूचर के लिए, रिजर्व में रखेगा, और जो बचेगा उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बात समझ में आई? तो प्रॉफिट आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में अच्छे से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर आप पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख लेना। ठीक है डियर? चलिए, तो प्रॉफिट समझ में आ गया कि प्रॉफिट कभी भी हम पूरा पूरा प्रॉफिट घर लेके नहीं जाते हैं। प्रॉफिट का हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करते हैं, फिर कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लेते हैं, कैपिटल रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, इन फ्यूचर कभी काम आ जाएगा। ठीक है? और दूसरा तीसरा होता है शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो प्रॉफिट बच जाता है लास्ट का, उसका शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करिए और ले जाइए घर। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं जरा हम आगे की। देखिए, अभी हम बात चल रही थी फेस वैल्यू। डियर यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ना, तो फेस वैल्यू को हम कितने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो फेस वैल्यू सपोज मान लीजिए यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपये दे रखा है। तो फेस वैल्यू जब भी कंपनी करती है ना, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो वो इकट्ठे पैसे नहीं ले लेगी। अगर 100 रुपया कंपनी ने एक शेयर की कीमत 100 रुपया रखा है, तो कंपनी कहेगी भैया एक काम करो, आप मुझे 100 रुपये इकट्ठा मत दीजिए,
मतलब एक साथ मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे एक साथ 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो भैया बात यह है कि मैं आपको कुछ भाग दे देता हूँ, उस तरह से मुझे आप क्या करोगे, पैसे दे दो। ठीक है ना, उस तरह से आप मुझे क्या दे दो, पैसे दे दो। यानी कि वन टाइम में आपसे पैसे कंपनी नहीं लेगी, वन शॉट में आपसे पैसे कंपनी नहीं लेगी, वन क्लिक में आपसे पैसे कंपनी नहीं लेगी। ठीक है ना, वो पैसा टुकड़ों में लेगी। किसमें लेगी, टुकड़ों में लेगी। लेकिन हाँ, आपको देगी वो वन शॉट, वन टाइम, वन क्लिक पे आपको वो पैसे दे देगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू को क्या करेगी कंपनी, यहाँ पे एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन मांगोगे, जब आप एप्लीकेशन देखो, सपोज क्या होता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हो या स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, तो उनका एक प्रोस्पेक्ट होता है डियर। तो प्रोस्पेक्ट के भी वो कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है ना, वो प्रोस्पेक्ट के क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। और उस प्रोस्पेक्ट के बाद जब आप एडमिशन कराने जाओगे, तब वो पैसे की बात करेंगे, भाई आप पैसे ऐसे ऐसे दे देना, या वन शॉट या लमसम में पैसे देना है, या इंस्टॉलमेंट में देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे चलेगी। बात समझ रहे हो ना। तो जब आप एप्लीकेशन लोगे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन, सपोज मान लो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 था, तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने 20 रुपीज़ ले लिया, अलॉटमेंट में कंपनी ने 30 रुपीज़ ले लिया, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 10 रुपीज़ ले लिया, सेकंड कॉल पे कंपनी 15 रुपीज़ ले लिया, और फाइनल कॉल पे कंपनी का जो बच जाता है यानी 25, यानी टोटल आप जोड़ोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा डियर, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डियर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट कॉल तक ये कॉल्ड अप मनी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, कोल्ड अप मनी बोली जाती है, यानी आपको ये तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलें बनती है डियर, इससे ज़्यादा कॉल आप नहीं बना सकते हो, इससे ज़्यादा कॉल नहीं बन सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है ना, 3 कॉलें ही बनती हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जरा अब हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल क्या होता है डियर, देखिए अगर मैं कैपिटल के बारे में बात करूं, तो कैपिटल को ना 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला कैपिटल होता है ऑथराइज कैपिटल। क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि कंपनी ने 10,000 शेयर एट द ₹100 के हिसाब से क्या किया था, ऑथराइज कराया था। यानी कि टोटल अगर इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, 10 लाख रुपये क्या किया था उसने, ऑथराइज कराया था ना। तो वो 10 लाख रुपये नहीं, वो 10,000 शेयर ऑथराइज कराएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो ऑथराइज कैपिटल है, आप एक लॉ है उस लॉ में पढ़ोगे, सेक्शन 2A कंपनी एक्ट 2013 में ये चीज़ें आपको ऑथराइज कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। चाहो तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है डियर। अब बात आती है यहाँ पे इशू कैपिटल के बारे में। तो इशू कैपिटल का मतलब है, तो देखिए कहने का मतलब कंपनी ने ऑथराइज तो 10,000 शेयर कराए थे 100 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने 3,000 शेयर अपने पास रख के 7,000 शेयर ही इशू किया है पब्लिक को। 7,000 शेयर पब्लिक को क्या किया गया, कंपनी ने इशू किया है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे इशू कैपिटल के बारे में, तो इसको आप सेक्शन 250 कंपनी एक्ट 2013 में अगर जाओगे, वहां पे पढ़ोगे लो के बारे में, तो पूरा इशू ऑफ कैपिटल डिटेल से बताया गया है। बात समझ में आया। अब डियर यहाँ पे एक लास्ट रह गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल्स के बारे में भी अगर आपको नॉलेज लेनी है, तो आप सेक्शन 286 कंपनी एक्ट 2013 में जाइए, वहाँ पे पढ़ेंगे, आपको पूरा बढ़िया से सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बताया गया। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल डियर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओवर सब्सक्राइब और एक होता है अंडर सब्सक्राइब। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 7,000 शेयर जो इशू किए थे, उसमें एप्लीकेशन 8,500 के आ गए शेयर के, यानी एप्लीकेशन 8,500 के आए। तो यानी कंपनी के पास तो 7,000 थे, 7,000 कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन आए कितने, 8,500। तो ये ओवर हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब। अब वहीं पे अंडर सब्सक्राइब का मतलब होता है डियर कि कंपनी ने 7,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से इशू किए थे, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 6,000 शेयर ही आए। तो देखिए ना, 1,000 शेयर अभी भी कंपनी के पास बच गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्या हो गया डियर, ये हमारा अंडर सब्सक्राइब हो गया। बात समझ में आई यहाँ पे। चलिए आगे जरा हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में, कि शेयर कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए अगर मैं टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में बात करूं, तो टाइप्स ऑफ शेयर 2 तरह के होते हैं डियर, शेयर 2 तरह के होते हैं।
कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। ये जो डियर 10% दिख रहा है ना, ये 10% कुछ है, ये नाम है एक तरह से, जैसे आपका नाम हमारा नाम होता है ना, वैसे ही कुछ शेयर्स के नाम होते हैं। यहाँ पे 10% कर लो, 9% कर लो, जितना भी दे रखा हो, मतलब वहाँ पे एक नाम है, ये कोई फिक्स नहीं है वैल्यू, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि शेयर कितने तरह के होते हैं। शेयर 2 तरह के होते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर और 10% प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ रही है डियर? ठीक है, चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं हम। मैंने अभी यहाँ पे बताया था फेस वैल्यू के बारे में, तो फेस वैल्यू पे देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 3 चीजें बनेंगी डियर, यहाँ पे 3 चीजें बनेंगी। क्या बनेंगी? पहला बनेगा कॉल्ड अप मनी, दूसरा बनेगा पेड अप मनी और तीसरा बनेगा अनपेड मनी। तो यहाँ पे मैंने देखिए कॉल्ड अप मनी 60 दे रखा है, पेड अप मनी 50 दे रखा है, अनपेड मनी 100 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये मैंने ऐसे ही दे रखा है। लेकिन आपको जो फेस वैल्यू है ना, यहाँ पे कुछ कॉल्ड अप मनी बनेगा, कुछ पेड अप मनी बन जाएगा, कुछ अनपेड मनी बन जाएगा। वो चल के आपको क्वेश्चन में बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है? जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे बढ़िया से आपको बताऊंगा ये चीजें। बात समझ में आ रही होगी? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। किसके बारे में डियर? इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इशू ऑफ शेयर यानी कि शेयर को कैसे इशू किया जाता है। सपोज डियर, मान लीजिए कि आपके पास फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज का है। तो ये जो 10 रुपीज फेस वैल्यू आपके पास दे रखा है, तो इसको आप 3 तरह से इशू कर सकते हो, या तो एट पार, या तो एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट। तो डियर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एट अ डिस्काउंट है ना, ये कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 ने क्या कहा है? डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। यानी कि डियर कंपनी एक्ट 2013 ने क्या किया है, सेक्शन 53 ने क्या किया है कि जो इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे था उसको अलाउ करना बंद कर दिया है, ठीक है? इसको हटा दिया है। तो अभी हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सिर्फ 2 चीजें के बारे में, या तो एट अ पार या फिर एट अ प्रीमियम। बट टीचर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एट अ डिस्काउंट भी बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो एट पार के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो एट पार का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू होती है पूरा पूरा उसी पे दे देना, ठीक है डियर? और एट अ प्रीमियम का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ के। प्रीमियम जो होता है, जब प्रीमियम लग जाता है ना डियर, तो कहने का मतलब होता है कि प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है डियर? प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि 10 रुपये की चीज को अगर मैं 13 रुपये में दे दूं तो 3 रुपया का हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखिए 3 रुपया प्रीमियम पे दे रखा है, यानी कि आपका प्रॉफिट हो रहा है डियर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि देखिए फेस वैल्यू तो 10 का दिया हुआ था, लेकिन डिस्काउंट यानी 8 रुपये पे 10 रुपये की कीमत, मान लो सपोज ये 10 रुपये की पेन थी, इस 10 रुपये की पेन को मैंने क्या किया है, 8 रुपये में बेचा, तो मेरा 2 रुपया घाटा हुआ ना डियर। तो यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया? 2 रुपये का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये था हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। और डियर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो जर्नल एंट्री पे हमेशा याद रखिएगा डियर, जैसे मैं जर्नल एंट्री कराने जा रहा हूँ आपको, इसको चाहिए तो आप रट्टाफिकेशन मार लीजिए। मैं तो यही कहूँगा आप रट्टाफिकेशन मार लीजिए, ठीक है ना? और बाकायदे मैं ये तो कहूँगा आप क्वेश्चन करते करते आपको पूरा माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा कि आपको रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले आपको 2 4 10 क्वेश्चन जब करोगे तो उसके लिए तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल एंट्री इनकी प्रिपेयर कैसे होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही तैयार कर रखा है, बस मैं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख के बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनेगी डियर यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री आप जब भी करिए डियर, मैं आपको एक हमेशा यही कहूँगा कि जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है ना डियर, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। कई बार बच्चे ना ऐसे ही कर देते हैं, मतलब ना कोई लाइन खींचेंगे, ना ही कोई कुछ करेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है डियर। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ना डियर, ये बहुत याद रखना कि देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि भाई जो विनर्स लोग होते हैं, जो विनर्स लोग होते हैं, जो मतलब जो टॉपर लोग होते हैं, मैं अगर बात कहूँगा जो टॉपर लोग होते हैं ना डियर, तो वो कोई अलग काम नहीं करते हैं डियर, लेकिन काम को वो अलग तरीके से करते हैं, तभी वो विनर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तभी वो क्या कहलाते हैं? विनर कहलाते हैं। तो मैं भी आपको विनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर विनर बनिए तो विनर बनने के लिए आपको काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर? जो काम करने वाले हो उस काम को थोड़ा अलग तरीके से करिए, लोग जैसे कर रहे हैं उससे मत करिए, कुछ अलग तरीका अपनाइए।
ठीक है। तो अलग तरीके का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करो तो आप पूरे फॉर्मेट में करो, जैसे ये फॉर्मेट बताया हुआ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करिए डियर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन मैंने कहा था ना यहाँ पे डियर आपको, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताया था कि फेस वैल्यू को कंपनी ने कैसे कैसे लिया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल। तो इन्हीं पूरे एंट्री को या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल को मैं किस तरह से एंट्री, जर्नल एंट्री बनाऊंगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बात की सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव यानी कि यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे पार्टिकुलर, लेजर फॉर योर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो डियर, तो आपकी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। क्या बनता है डियर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो डियर यहाँ पे जो नरेशन है, नरेशन आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो डियर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो कई बार क्वेश्चन में डेट डली होती है, तो अब यहाँ पे आपको डेट लिखनी पड़ेगी डियर, डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। ठीक है डियर, यहाँ पे आपको ये डेट डालनी पड़ेगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद आता है डियर सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री में हम बात करने वाले हैं फॉर एप्लीकेशन, जो मनी हमने रिसीव किया था उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे बनती है डियर, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री जो होगी वो हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है डियर। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा ना डियर, ये आपका एडजस्टेड अमाउंट होगा। ये आपको क्वेश्चन में मैं कराऊंगा कि ये क्यों यहाँ पे आया है और ये कौन सा अमाउंट है जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है डियर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जैसे अभी करा रहा हूँ उसको ही याद रखिएगा। और उसके बाद जो कुछ रह जाएगा उसको टू बैंक अकाउंट के करके क्रेडिट करना है, और ये आपका रिजेक्टेड अमाउंट होता है। मैंने अभी बताया कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको बकायदा पूरा बताऊंगा। ठीक है डियर। तो यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा, ये डेट होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट की, डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि डेट ऑफ अलॉटमेंट के बारे में डियर अगर मैं बात करूँ तो अलॉटमेंट का मतलब होता है छटनी करना, हिंदी में कहते हैं ना किसी चीज़ को छाटना। ठीक है ना। जैसे मान लो कि भाई कोई चीज़ आपके पास है तो उसमें से जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर कर दो, जो चीज़ सही चीज़ है उसको अंदर कर लो। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब ये होता है छटनी करना। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आती है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी अलॉटमेंट पे आपकी जो मनी ड्यू है, पहले ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि डियर यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डेट ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पे भी आप डेट ऑफ अलॉटमेंट डालोगे। बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक
तो समझ में आ गया होगा। अब हम जो इसकी नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं वो है डियर हमारे पास, देखिए वो एंट्री होगी कि भाई यहाँ पे जो पहले हमने किया है वो से अलॉटमेंट मनी ड्यू थी, अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करना, यानी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी कि यहाँ पे जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ पे भी डेट आप करोगे, ये जो डेट होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट की होगी डेट। बात समझ में आ गई डियर। तो ये था हमारा अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम जरा आगे बात करने वाले हैं। आगे क्या है डियर, देखिए आगे हमारे पास है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसे होगी यहाँ पे डियर, यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे जो डेट होगी डियर वो होगी डेट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यानी डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी। और उसके बाद जो एंट्री होगी डियर वो हो जाएगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी डियर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे जो डेट होगी डियर वो होगी डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट की। बात समझ में आ गई। सेम ऐसे ही डियर हमें आगे बात करनी है फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू की, यानी कि सेकेंड कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट कॉल का करा तो वैसे सेकेंड कॉल का करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डियर शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे डेट मैंने बता ही दिया आपको कि डेट ऑफ सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल मनी, ये जो डेट चलेगी वो डेट सेकेंड कॉल मनी ड्यू की डेट होगी डियर। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जब वो सेकेंड कॉल मनी को रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी डियर, उसकी एंट्री बनेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ पे डेट ऑफ सेकेंड कॉल मनी रिसीव। ठीक है डियर। अब बच गया हमारे पास एक लास्ट फाइनल कॉल। ठीक है डियर। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू की पहले एंट्री होगी, तो यहाँ पे फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा शेयर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ पे भी डेट हो जाएगी डेट ऑफ शेयर, डेट ऑफ फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ठीक है लिख लो, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है ना।
यानी शेयर कॉल फाइनल मनी ड्यू, फाइनल कॉल की मनी ड्यू की पहले एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद डियर हमारे पास बच जाता है एक लास्ट का कि फाइनल कॉल मनी जब रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे जो डेट होगी, डेट ऑफ शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है डियर, तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। और जर्नल एंट्री जैसे मैंने आपको हेडिंग वाइज करके लिखवाया, हेडिंग वाइज मैंने हेडिंग डाल के लिखवाई, आप भी ऐसे ही करिएगा। कहने का मतलब है कि मैंने क्या कहा था पीछे डियर, कि काम को अगर आप करने का तरीका बदलोगे ना तो आप स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने जैसे ही जर्नल एंट्री कराई, ये सारी जर्नल एंट्री को एक बार लर्न कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, मैं तो कहूँगा रट्टा मार लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो है क्वेश्चन करते करते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डियर ये आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे हम स्टॉप करने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड क्लास में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है डियर, तो आप ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको होम फन देता हूँ, आप चाहो तो आप होम फन करिए। रिवाइज हमारा ग्रेड मैथमेटिक लर्निंग रजिस्टर होगा, ये जीएम जो है ये ग्रेड मैथमेटिक लर्निंग रजिस्टर है। और लर्न करना आपको, लर्न ऑल कंसेप्ट विथ जर्नल एंट्री। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जो भी मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई है, उसका पूरा का पूरा आज टू डे कॉन्सेप्ट जो भी है आज उसको लर्न कर लीजिएगा बाकायदा। चलिए अब मिलते हैं हम सेकेंड क्लास में नेक्स्ट। ओके बाय।